हेलो एवरीबॉडी, टुडेज टॉपिक इज़ द वॉइस ऑफ द रेन बाय वाल्ट विटमैन। आज जो है हम इस पोइम की समरी डिस्कस करेंगे, साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टेकअप करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट समरी। वाल्ट विटमैन की आप पिक देख सकते हैं। ये एक वाल्ट विटमैन अमेरिकन पोइट हैं, एसेस्ट और जर्नलिस्ट हुए हैं। इनकी जो काव्य संग्रह है लीव्स ऑफ ग्रास इज़ अ लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ अमेरिकन लिटरेचर। His verse collection Leaves of Grass is a landmark in the history of American literature 1855 1855। तो ये लीव्स ऑफ ग्रास जो इन्होंने एक काव्य संग्रह था, ये एक लैंडमार्क अमेरिकन लिटरेचर में प्रूव हुआ। सबसे पहले इस पोइम की जो समरी डिस्कस करने से पहले हम इसके कीवर्ड्स लेंगे। तो पहला कीवर्ड है वेंस। वेंस का मतलब होता है वेयर, जहाँ से। वेगली, नोट क्लियरली, अस्पष्ट, इसका डिसेंड होता है कम डाउन, नीचे उतरना। लैब, लैब का मीनिंग होता है वाश, बाथिस, धोना। एटॉमिक्स होता है स्मॉल पार्टिकल्स, लेटेंट, हिडन, छुपे हुए, जा कहीं पे दफन किए हुए। इटर्नल का मीनिंग जो है एवरलास्टिंग, कंटिन्यूस, ऑलवेज, लगातार किसी चीज़ का जारी रहना। इम्पेलेबल, नोट इजली अंडरस्टूड, जिसको ना समझा जाए, या दैट कांट बी फेल्ट और टच्ड, जिसको ना हम महसूस कर सकें या जिसको हम ना टच कर सकें, दैट इज़ कॉल्ड इम्पेलेबल। बॉटमलेस होता है फैदमलेस या वेरी डीप, बहुत गहरा। रैग्ड और अनरैग्ड, इट मीन्स कि वेदर लिसनड और नोट लिसनड, सुना गया या नहीं सुना गया, या इसका मतलब है वेदर केयर्ड और नोट, चाहे किसी ने परवाह की या नहीं की। तो ये थे इसके कीवर्ड्स। सो सबसे पहले इस पोइम के अंदर देयर आर टू वॉइसेस इन द पोइम। पोइम के अंदर दो वॉइसेस हैं। वन वॉइस इज़ ऑफ द पोएट और द अदर इज़ दैट ऑफ द रेन। दूसरी वॉइस जो है पोइम के अंदर वो रेन की है। अब हमें कैसे पता चलता है कि इस पोइम के अंदर दो वॉइसेस हैं? इसके लिए अगर हम इस पोइम को रीड करें तो जो फर्स्ट लाइन है इस पोइम की, एंड हु आर दो सेड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग शावर। हाँ, मैंने पूछा कि आप कौन हैं, दो का मतलब यू। सेड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग शावर, मतलब जहाँ पे पोइट कह रहा है कोमलता पूर्वक गिरती हुई जो वर्षा से, कि आप कौन हैं। यहाँ पे देखिए सॉफ्ट फॉलिंग, कोमलता पूर्वक, ये एक इमेजरी है। यहाँ पे इमेजरी का यूज़ हुआ है। इमेजरी का मतलब क्या होता है? इमेजरी मीन्स कि मेंटल इमेज क्रिएट करना फाइव सेंसेस के द्वारा। फाइव सेंसेस कौन कौन सी हैं? जैसे टेस्ट, टच, स्मेल, करना किसी को, जैसे साउंड या साइट। तो फाइव सेंसेस द्वारा जो है कोई भी मेंटल इमेज या विजुअलाइज करना, उसको हम इमेजरी कहते हैं। जहाँ पे देखिए सॉफ्ट फॉलिंग, महसूस किया जा रहा है कोमलता पूर्वक, तो जहाँ पे जो है टच की सेंस आ रही है, तो इसलिए ये इमेजरी है यहाँ पे। आई एम द पोइम ऑफ, हाँ, द अर्थ सेट टू द वॉइस ऑफ द रेन। यहाँ पे वॉइस ऑफ रेन कहती है कि मैं अर्थ की पोइम हूँ। तो ये दो लाइंस हैं। इसमें इन दो लाइन से क्या पता चलता है कि इस पोइम के अंदर दो वॉइसेस हैं। वन वॉइस इज ऑफ द पोएट, द अदर इज दैट ऑफ द रेन। तो अगर हम इस पोइम को अगर शुरू से पढ़ें, एंड हु आर दो सेड आई टू द शॉर्ट फॉलिंग शावर, मैंने कहा कि आप कौन हैं कोमलता पूर्वक गिरती हुई वर्षा को, विच स्ट्रेंज टू टेल मी गेव मी एन आंसर एज हेयर ट्रांसलेटेड, ये मेरे लिए बड़ा अद्भुत था जिसने मुझे उत्तर दिया एज हेयर ट्रांसलेटेड। अब जो पोइट है, जो वर्षा ने पोइट को बताया, द रेन विच द रेन हैज़ टोल्ड द पोइट हैज़ ट्रांसलेटेड दैट इन अवर लैंग्वेज, इन हिज लैंग्वेज। पोइट ने वो ट्रांसलेट किया है हमारे लिए। तो क्या कहती है पोइम जो है रेन? आई एम द पोइम ऑफ द अर्थ सेड द वॉइस ऑफ द रेन। मैं पोइम ऑफ अर्थ हूँ। इटर्नल आई राइज इम्पेलेबल आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी। इटर्नल होता है लगातार, कंटिन्यूस। जहाँ पे देखिए सॉफ्ट फॉलिंग शावर जो है एक पिक है, कोमलता पूर्वक गिरते हुए बारिश जो आप देख सकते हैं। तो हाँ, सेकंड लाइन थी पोइम की, विच स्ट्रेंज टू टेल गिव मी एन आंसर एज हियर ट्रांसलेटेड। तो यहाँ पे स्ट्रेंज टू टेल क्या मतलब क्या है? वाई इट इज़ स्ट्रेंज टू टेल? पोइट के लिए ये स्ट्रेंज टू टेल क्या हुआ? देखिए, हेयर पोइट आस्क्ड द सॉफ्ट फॉलिंग रेन हु ही वाज। पोइट ने क्वेश्चन पूछा किसको? कोमलता पूर्वक रेन को गिरते हो कि वह कौन है। एंड द रेन आंसर्ड द वॉइस ऑफ द पोइट। जो रेन है उसने पोइट की वॉइस का आंसर दिया। इट वॉज द स्ट्रेंज थिंग फॉर द पोइट, कि इस ये पोइट के लिए यहाँ पे स्ट्रेंज थिंग है। तो देखिए यहाँ पोइम का नाम क्या था? द वॉइस ऑफ द रेन। तो थोड़ा सा, हाँ, तो द वॉइस ऑफ द रेन, देखिए रेन की वॉइस,
अब वॉइस ऑफ रेन, रेन की वॉइस, मुझे ये बताइए कि रेन की वॉइस होती है या रेन की साउंड होती है? तो रेन की साउंड होती है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि रेन बोल रही है। पोइम का नाम है द वॉइस ऑफ द रेन। तो ये क्या चीज़ है? इसको हम कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? कोई भी लिविंग चीज़ जिसको नॉन लिविंग थिंग्स है, जिसको हम लिविंग बीइंग की क्वालिटी दे दें, तो उसको हम पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। इन एनिमेट थिंग्स को एनिमेट थिंग की क्वालिटी दे देना, दैट इज़ कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन। मतलब कोई भी जो नॉन लिविंग थिंग्स हो, जैसे मैं कहूँ कि मैं जा रहा था, मैं दीवार से टकराया, तो दीवार ने मुझे कहा, अरे तुझे दिखता नहीं है? दीवार, वॉल सेड टू मी दैट, वॉल ने मुझे कहा, देखिए है ना, दैट यू हैव नॉट विजन। वॉल ने कहा, द वॉल सेड टू मी। अब देखिए यहाँ पे दीवारें कभी कहती हैं? नहीं कह सकती। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि द वॉल सेड टू मी, दीवार ने मुझे कहा। तो वॉल को मैंने कौन सी क्वालिटी दे दी? लिविंग बीइंग की दे दी कि दीवार बोल रही है। इट इज़ कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन। तो यहाँ पे देखिए द वॉइस ऑफ द रेन, रेन की साउंड होती है, हम कह रहे हैं कि वॉइस ऑफ द रेन, रेन की आवाज़। तो इट मीन्स रेन को हमने लिविंग बीइंग की क्वालिटी दे दी है। तो इस चीज़ को जहाँ पे जो है पर्सनिफिकेशन का यूज़ हुआ है। तो आगे, हाँ, तो वट वॉज स्ट्रेंज टू टेल मैं डिस्कस कर रहा था। तो इट वॉज रेनिंग सॉफ्टली, द पोइट आस्क्ड द सॉफ्ट फॉलिंग शॉवर हुई ही बाज। पोइट ने पूछा कि बारिश हो रही थी कोमलतापूर्वक, कि वो कौन है? ही वॉज फिल्ड विद वंडर व्हेन ही हर्ड द वॉइस ऑफ रेन आंसरिंग हिज क्वेश्चन। वो हैरानी से भर गया जब उसने रेन की वॉइस को सुना, उसके क्वेश्चन का आंसर देते हुए। तो ये फर्स्ट 3 लाइन थी। उसके बाद देखिए आगे जो लाइन थी, एटर्नल आई राइस इम्पेलेबल आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटम ऑफ सी। मैं निरंतर जो हूँ, उड़ती हूँ समुद्र से, ज़मीन से। बॉटमलेस होता है, अथाह समुद्र से उड़ती हूँ लगातार। तो ये क्या है? यहाँ भी जो पोएट है एक साइंटिफिक जो है डिस्क्रिप्शन वाटर साइकिल की बात कर रहा है। वाटर साइकिल क्या है? आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि जो भी समुद्र के अंदर पानी हो, नदियों के अंदर पानी हो, या पेड़ पौधों का जो पानी हो फ्रॉम ट्रांसपरेशन, वो जो पानी है वो वाटर वेपर्स के फॉर्म में ऊपर चला जाता है, वहाँ पे कंडेंस हो जाता है और क्लाउड्स का फॉर्म ले लेता है, और प्रेसिपिटेशन के माध्यम से, रेन के माध्यम से नीचे गिरता है। दिस इज कॉल्ड द वाटर साइकिल। तो इस पोएम के अंदर जो है पोएट ने वाटर साइकिल की बात की हुई है। तो हाँ, अपवार्ड टू हेवन, तो जो रेन है सीधा जो है हेवन को की तरफ जाती है। वेंस वेगली फॉर्म्ड, वहाँ पे जो है ये एक है, वेगली होता है अस्पष्ट रूप धारण कर लेती है। ऑल टुगेदर चेंज्ड एंड जेट द सेम, ये बदल जाती है लेकिन अपने मूल रूप में वैसे ही रहती है। मतलब जहाँ पे पोइट क्या कह रहा है, जहाँ पे देखिए, हाँ, रेन हैज़ बीन कॉल्ड द पोइम ऑफ द अर्थ, रेन को पोइम ऑफ द अर्थ कहा गया है। देखिए, आई एम द पोइम ऑफ द अर्थ, रेन कहती है जहाँ पे आई एम द पोइम ऑफ द अर्थ, ये क्या चीज़ हुई? रेन कह रही है कि मैं पोइम की अर्थ की पोइम हूँ। जहाँ पे रेन का जो कंपैरिजन है एक पोइम से किया गया है। इट इज़, व्हाट इज़ दिस? इट इज़ कॉल्ड मेटाफर, इनडायरेक्ट कंपैरिजन। क्या, जैसे मैं बोल दूँ शी इज़ मून, तो यहाँ पे शी का कंपैरिजन मैं किसके साथ कर रहा हूँ? मून के साथ कर रहा हूँ। इट इज़ कॉल्ड मेटाफर। एक होता है अगर मैं बोलूँ शी लुक्स एज शी इज़ मून, वो दिखती है एज शी इज़ मून, शी लुक्स एज शी इज़ मून, या शी लुक्स लाइक मून। अगर मैं यहाँ पे एज या लाइक वर्ड्स का प्रयोग करूँ, और एज या लाइक वर्ड्स का प्रयोग करते हुए किन्हीं दो चीज़ों का कंपैरिजन करूँ, उसको हम कहते हैं सिमली। लेकिन अगर मैं कहूँ शी इज मून, सीधा ही उसको मैंने मून बोल दिया, इट इज कॉल्ड मेटाफर, किन्हीं दो चीज़ों का कंपैरिजन करना। तो देखिए यहाँ पे आई एम द पोइम ऑफ द अर्थ, जहाँ पे जो पोइटस ने मेटाफर का प्रयोग किया हुआ है, जहाँ पे जो रेन का कंपैरिजन किससे किया गया है? पोइम ऑफ द अर्थ से किया गया है। सो रेन को पोइम ऑफ द अर्थ बोला गया है। इट राइजेज फ्रॉम द लैंड एंड द बॉटमलेस सी इन द शेप ऑफ वाटर वेपर्स, ये जमीन से उड़ती है और बॉटमलेस अथाह सागर से उड़ती है वाटर वेपर्स के रूप में। इन द स्काई इट टेक्स द वेग शेप ऑफ क्लोड्स, और स्काई के अंदर जो है एक अस्पष्ट रूप धारण कर लेती है। वेग होता है अस्पष्ट, नॉट क्लियर। इट चेंजेस ओनली इट्स शेप, अपने शेप में ही बदलती है। नॉट इन इट्स एसेंस, जैसे मतलब यहाँ से जो वाटर वेपर्स ऊपर गए, बाहर से कंडेंस हो गए क्लाउड्स का रूप, तो क्या हुआ? लेकिन वाटर तो वाटर ही रहा ना, उसकी शेप बदलेगी, वहाँ पे कंडेंस हो जाते हैं और बाद में प्रेसिपिटेशन के माध्यम से नीचे आते हैं, तो अपनी शेप में बदलते हैं। कहते हैं मूल तत्व में नहीं बदलते। द इसेंस रिमेन्स द सेम, इसका जो मूल तत्व है वो हमेशा सेम रहता है। इसेंस का मतलब होता है कंटेंट या वाटर, जो मूल तत्व क्या है रेन का? कंटेंट या वाटर। तो
उसके बाद जो रेन है वो नीचे आती है, तो नीचे आने की जो लाइन है, जैसे रेन वहाँ पे जैसे वाटर वेपर्स हैं, उन्होंने क्लाउड्स का फॉर्म ले लिया, वहाँ पे कंडेंस हो गए। अब वो इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन, इन द फॉर्म ऑफ रेन जो है वो नीचे आएंगे। तो इस लाइन को पोइट ने, देखिए यहाँ पे एक वाटर सर्कल की जो है वाटर साइकिल की जो पिक दिखाने की कोशिश की गई है, कैसे नदियों से समुद्रों से वाटर जाता है, फिर वाटर वेपर्स की फॉर्म में, फिर वहाँ पे कंडेंस होता है, क्लाउड्स में रहता है, फिर थ्रू प्रेसिपिटेशन या थ्रू रेन एंड कम्स बैक। दिस इज कॉल्ड वाटर साइकिल दैट यू हैव लर्नड इन प्रीवियस क्लासेस। आपने छोटी क्लासेस में ये सीखा होगा। सो देखिए आगे पोएम के अंदर लाइन लिखी है, आई डिसेंड टू लैब द ड्राउट्स। डिसेंड होता है कम डाउन, मैं नीचे आती हूँ, लैब होता है बाथ, धोने के लिए, द ड्राउट सूखे को, एटोमीज स्मॉल जो छोटे छोटे कण होते हैं, डस्ट लेयर्स ऑफ द ग्लोब, पूरे ब्रह्मांड की जो धूल है, धूल की परतों को मैं जो है धोने आती हूँ। आगे लिखा है इसमें, एंड ऑल दैट इन देम, और उन सभी में, विदाउट मी वर सीड्स ओनली, मेरे बिना वो बीज ही रह जाते, लेटेंट हिडन, लेटेंट का मतलब होता है हिडन, छुपे रह जाते, एंड अनबोर्न, वो अजन्मे ही रह जाते, मतलब वो अनस्प्राउट ही रह जाते। तो यहाँ पे इन दो लाइंस का क्या मतलब है, इट कम्स डाउन ऑन द अर्थ इन द शेप ऑफ द रेन, जो रेन है, जो जो वाटर है जो नीचे आता है इन द शेप ऑफ द रेन, इट बाथिस एवरीथिंग ऑन द अर्थ, अर्थ के ऊपर हर किसी को ये धो देता है, इट वॉशिज द अर्थ एंड एंड्स द ड्राउट, ये जो है ज़मीन को धोता है और सूखे का अंत करता है, इट प्योरीफाइज द अर्थ एंड मेक्स इट ब्यूटीफुल, ये अर्थ को शुद्ध बनाता है और उसको सुंदर बनाता है। हम कह सकते हैं कि अर्थ को नई लाइफ देता है, इट गिव्स ए न्यू लाइफ टू द अर्थ, द सीड्स वुड रिमेन सीड्स विदाउट इट, इसके बिना जो सीड्स हैं वो सीड ही रह जाते, द सीड्स वुड रिमेन अनसप्रोटेड, जब वो बिना ही सप्रोट किए रह जाते, मतलब उनका अंकुर नहीं फूटता। द अर्थ इज़ द बर्थ प्लेस ऑफ द रेन, यहाँ पे जो अर्थ को जो है बर्थ प्लेस कहा गया है। क्यों, देखिए, एंड फॉर एवर, पोइम के अंदर एक लाइन है आपके, एंड फॉर एवर बाई डे एंड नाइट, और सदा के लिए दिन और रात, आई गिव बैक लाइफ टू माई ओरिजिन। तो जो है रेन का ओरिजिन क्या है, अर्थ है, तो कहती कि मैं अपने जो ओरिजिन है उसको जो है लाइफ देती हूँ, एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाई इट, मैं इसको सुंदर बनाती हूँ। फिर जो देखिए हाँ ये है, देखिए सीड्स स्प्राउट होते हैं, कैसे होते हैं, ड्यू टू रेन। तो यहाँ पे सीड्स स्प्राउट हो रहे हैं, आप देख सकते हैं पिक ये, एंड विदाउट इट सीड्स रिमेन अनसप्रोटेड, अगर ये नहीं होती देन सीड्स रिमेन अनसप्रोटेड, वो अजन्मे रह जाते। तो आगे जो दो लाइन है लास्ट जो पोएम की, वो क्या हैं, वो ब्रैकेट के अंदर लिखी गई हैं, और जहाँ पे जो पोइट है वो कंपैरिजन कर रहा है रेन का, किससे कर रहा है, सॉन्ग वर्ड से कर रहा है, या उस सॉन्ग से कर रहा है जो पोइट ने गाया है। तो देखिए यहाँ पे क्या कहता है, कहता कि जैसे रेन धरती से जो है समुद्र से नीचे जाती है वाटर वेपर्स के रूप में, फिर आकाश में कंडेंस होकर क्लाउड्स बनाती है और फिर नीचे आती है, इसी तरह से अगर पोइट जो है वो अपने दिल से जो गाना गाता है उसको ये परवाह नहीं है कि कोई उसका गाना सुने ना सुने, तो वो जब गाना गाता है वो फिर जो गाना है जो वो वापस जो है पोइट के हृदय में फिर वापस आ जाता है, तो पोइट को बड़ी सेटिस्फेक्शन होती है। इसी तरह से हाँ, जहाँ पोइट जहाँ पे जो रेन का कंपैरिजन कर रहा है सिंगिंग वर्ड से, जैसे सिंगिंग वर्ड जो गाना गाता है अपनी मेट को अट्रैक्ट करने के लिए, उसको परवाह नहीं है कोई इसको सुने ना सुने, और जब वो उसका गाना सुनकर जो उसका मेट है, उसका जो साथी है उसके पास आ जाता है तो उसको एक सेटिस्फेक्शन मिलती है। तो यहाँ पे जो पोइट है कंपैरिजन कर रहा है रेन और म्यूज़िक का, या रेन का सिंगिंग वर्ड से कंपैरिजन कर रहा है, मतलब दो मीनिंग निकल सकते हैं। देखिए चाहे रेन का कंपैरिजन सिंगिंग वर्ड से कर लो, चाहे रेन का कंपैरिजन म्यूज़िक से कर लो। जैसे सिंगिंग वर्ड देखिए, जो गाना गाएगा तो वो अपने मेट को अट्रैक्ट करेगा, और जब वो गाना सुन के मेट जो है उसके पास आएगा तो उसको एक सेटिस्फेक्शन सी मिलती है। इसी तरह से अगर वो कहता है कि अगर पोइट जो है वो गाना गाता है और गाना गाने के बाद दोबारा पोइट के जो हार्ट में वापस आ जाता है, तो उसको भी पोइट को एक सेटिस्फेक्शन फील होती है। इसी तरह से रेन भी पहले धरती से ऊपर जाएगी, फिर ऊपर से नीचे आएगी। तो जहाँ पे एक सिमिलरिटी ड्रा की गई है लास्ट की टू लाइन्स में, द सिमिलरिटी बिटवीन रेन एंड म्यूजिक क्या थी, द म्यूजिक ऑफ सॉन्ग राइजेज फ्रॉम द सोल ऑफ ए पोइट, जो सॉन्ग का म्यूजिक है वो पोइट की आत्मा से निकलता है। आफ्टर द पोइट हैज संग हिज सॉन्ग, पोइट जब गाना गाता है, इट सेटल्स बैक इनटू इट्स बर्थ प्लेस, अपने बर्थ प्लेस में ये दोबारा आ जाता है, सेटल हो जाता है। बर्थ प्लेस क्या, हार्ट में। सिमिलरली रेन राइजेज फ्रॉम द अर्थ, इसी तरह से जो रेन है अर्थ से राइज करती है।
आफ्टर कमिंग डाउन फ्रॉम द स्काई, स्काई से नीचे आने के बाद इट गोज बैक इनटू इट्स बर्थ प्लेस, अपने बर्थ प्लेस में आ जाती है। बर्थ प्लेस क्या है रेन का? अर्थ है, तो मतलब अर्थ पे दोबारा आ जाती है। तो देखिए ये लास्ट 2 लाइन्स थी, क्या ये लिखा हुआ और ब्रैकेट के अंदर रखी गई हैं, इनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। वाई दीज लाइन्स आर पुट विद इन द ब्रैकेट्स। तो देखिए क्या था, फॉर सॉन्ग इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस आफ्टर फुलफिलमेंट एंड वांडरिंग। जो सॉन्ग है, आफ्टर द पोइट हैज संग सॉन्ग इट सेटल्स बैक इनटू इट्स बर्थ प्लेस, मतलब उसके हार्ट में आ जाता है। वांडरिंग मतलब घूम घाम के। रैक्ड आर अनरैक्ड मतलब वेदर समबॉडी हैज लिसनड आर नोट, किसी ने सुना या नहीं। वेदर समबॉडी हैज केयर्ड आर नोट, ड्यूली विद लव रिटर्न्स, जो प्यार से वापस आ जाता है। या इसी तरह से कहता है, जैसे सिंगिंग वर्ड है, वो गाना गाता है, जब वो गाना गाएगा वो गाना दोबारा जो है उसका जो मेट अट्रैक्ट होगा, तो उसको उसके गाने को सुनकर जो है उसका जो मेट है, उसका साथी है, अट्रैक्ट हो जाता है, उसके पास आता है। इसी तरह से जो रेन है वो अर्थ से जो है स्काई की तरफ जाएगी और स्काई से फिर नीचे आएगी अपने बर्थ प्लेस को, मतलब बर्थ प्लेस क्या हुआ रेन का, अर्थ में दोबारा वापस आ जाती है। तो ये 2 लाइन्स, हाँ अब ये लाइन्स ब्रैकेट में क्यों रखी गई थी? द लास्ट 2 लाइन्स ऑफ द पोएम आर द पोएट्स कमेंट ऑन द रेन, इसीलिए ये ब्रैकेट के अंदर रखी थी। यहाँ पे देखिए ये रेन का आंसर नहीं है, यहाँ पोएट का कमेंट है रेन के ऊपर। पोएट क्या टिप्पणी करता है रेन के ऊपर? दीज लाइन्स आर नॉट द वॉइस ऑफ द रेन, ये रेन की वॉइस नहीं है। सो दे हैव बीन पुट विद इन द ब्रैकेट्स, इनको ब्रैकेट के अंदर रखा गया था। तो ये थी इस पोएम की समरी। हाँ तो देखिए आगे हम चलते हैं। हाँ एक क्वेश्चन है, हाउ डज रेन गिव बैक लाइफ टू द अर्थ। जो रेन है ये अर्थ को कैसे जीवन प्रदान करती है? तो आप इसके आंसर में क्या लिख सकते हैं? आप लिख सकते हैं द अर्थ इज़ द बर्थ प्लेस ऑफ द रेन। जो अर्थ है ये रेन का बर्थ प्लेस है, क्योंकि हमें पता है कि जो वाटर साइकिल है वो धरती के समुद्र से, झीलों से जो वाटर वेपर्स के रूप में जो है जो वाटर वेपर्स ऊपर जाते हैं, आकाश की तरफ जाते हैं। इन टर्न हाँ द रेन गिव्स बैक लाइफ टू द अर्थ। तो जो है तो जो रेन है ये लाइफ अर्थ को जो है जीवन वापस करती है। तो विदाउट इट द सीड्स वुड नॉट हैव स्प्राउटेड, इसके बिना जो सीड थे जो है ये स्प्राउट नहीं होते, ये अंकुर नहीं हुए होते। दे वुड हैव रिमेन्ड अनबोर्न, ये हमेशा ही अनबोर्न या अजन्मे रह जाते। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। आगे देखिए आपकी टेक्स्ट बुक की क्वेश्चन है, देयर आर 2 वॉइसेस इन द पोएम, हु डू दे बिलोंग टू विच लाइन्स इंडिकेट दिस। इस पोएम के अंदर 2 वॉइसेस हैं, वो किनसे संबंध करती हैं रखती हैं और कौन सी लाइन इस बात को इंडिकेट करती हैं? तो शुरू में जब मैंने आपसे समरी की थी तो सबसे पहले मैंने आपको यही बताया था कि इस पोएम के अंदर 2 वॉइसेस हैं। वो 2 वॉइसेस कौन सी हैं? तो इसके आंसर में आप क्या लिख सकते हैं? तो देखिए ये था इस क्वेश्चन का आंसर। There are 2 voices in the poem. One voice is of the poet, the other is that of the rain. The following lines indicate this. And who are thou? Said I to the soft falling shower. आगे बीच में एक और लाइन आती है, which strange to tell gave me an answer as here translated. ये नहीं लिखनी आपने। और दूसरी, I am the poem of the earth, said the voice of the rain. वॉइस ऑफ रेन ने कहा कि मैं अर्थ की पोएम हूँ। ये देखिए जो सेकंड वाली लाइन है ये रेन की वॉइस है और फर्स्ट वाली जो लाइन है ये पोइट की वॉइस है। तो इस तरह से आप जो है इस फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर आप लिख सकते हैं। तो देखिए आगे सेकंड क्वेश्चन था, व्हाट डज द फ्रेज स्ट्रेंज टू टेल मीन। स्ट्रेंज टू टेल मीन क्या था ये भी मैंने आपसे डिस्कस कर लिया है। तो सेकंड लाइन जो पोइम की थी उस सेकंड लाइन में क्या था, देखिए सेकंड लाइन ऑफ पोइम ये थी, विच स्ट्रेंज टू टेल मी गेव मी एन आंसर। ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर है एज हेयर ट्रांसलेटेड। तो स्ट्रेंज टू टेल का मतलब क्या है, इसके आंसर में आप क्या लिखेंगे? इट वॉज रेनिंग सॉफ्टली, कोमलतापूर्वक बारिश हो रही थी। द पोइट आस्क्ड द सॉफ्ट फॉलिंग शावर हु ही वाज। पोइट ने कोमलतापूर्वक वर्षा से पूछा कि वो कौन है। ही वॉज फिल्ड विद वंडर, वो हैरानी से भर गया। वैन ही हर्ड द वॉइस ऑफ रेन आंसरिंग हिज क्वेश्चन, जब उसने सुना कि रेन उसके प्रश्न का उत्तर दे रही है। तो इस तरह से ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया। तो आगे देखिए थर्ड क्वेश्चन, देयर इज ए पैरेलल ड्रॉन बिटवीन रेन एंड म्यूजिक। रेन और म्यूजिक के अंदर जो है पोइट ने समानता दर्शाई है। विच वर्ड्स इंडिकेट दिस, ऐसे कौन से शब्द हैं जो इसको इंडिकेट करते हैं? एक्सप्लेन द सिमिलरिटी बिटवीन द टू, इन दोनों के बीच में जो सिमिलरिटी है उसको
बताएं कि रेन और म्यूज़िक के अंदर कौन सी सिमिलरिटी है। तो देखिए इसके आंसर में आप ये लिखेंगे जो अभी स्क्रीन के ऊपर है। क्या लिखेंगे इसके आंसर में? आप लिखेंगे द म्यूज़िक ऑफ ए सॉन्ग राइजेज फ्रॉम द सोल। जो म्यूज़िक है सॉन्ग, वो सोल ऑफ ए पोइट, वो पोइट की आत्मा से जो है वो म्यूज़िक उठता है। आफ्टर द पोइट हैज संग हिज सॉन्ग, पोइट के गाना गाने के बाद इट सेटल्स बैक इन टू इट्स बर्थ प्लेस, ये इसके बर्थ प्लेस में दोबारा चला जाता है, मतलब पोइट के हार्ट में दोबारा चला जाता है वो गाना। पोइट को ये परवाह नहीं होती, द पोइट डजंट केयर दैट एनीबॉडी लिसन टू हिज सॉन्ग आर नोट, किसी ने उसका सुना सॉन्ग या नहीं। सिमिलरली रेन राइजेज फ्रॉम द अर्थ, इसी तरह से जो रेन है वो अर्थ से राइज करती है। आफ्टर कमिंग डाउन फ्रॉम द स्काई, स्काई में नीचे आने के बाद इट गोज बैक इन टू इट्स बर्थ प्लेस, तो अपने बर्थ प्लेस में ये दोबारा चली जाती है। इस तरह से आप जो है थर्ड क्वेश्चन का आंसर आप लिख लेंगे। आगे फोर्थ क्वेश्चन देखिए, हाउ इज़ द साइक्लिक मूवमेंट ऑफ रेन ब्रॉट आउट इन द पोएम। पोएम के अंदर जो है साइक्लिक मूवमेंट जो रेन की है वो कैसे दर्शाई गई है। कंपेयर इट विद व्हाट यू हैव लर्नड इन साइंस, इसकी तुलना करें जो अपने साइंस में सीखा है। तो इसके आंसर में आप क्या लिखेंगे? इसके आंसर में आप लिख सकते हैं, इन दिस पोएम द पोइट हैज़ गिवन ए साइंटिफिक डिस्क्रिप्शन ऑफ रेन, पोइट ने जो है रेन की साइंटिफिक डिस्क्रिप्शन दी है। इट कंटिन्यूसली राइजेज फ्रॉम लैंड एंड द सीज, ये लगातार जो है जो है लैंड और सी से राइज करती है। इटरनली मतलब लिखा था पोइट, पोइम के अंदर एक शब्द था इटरनल। इट राइजेज टुवार्ड्स द स्काई एंड टेक ए वेग शेप इन द फॉर्म ऑफ क्लाउड्स, ये स्काई की तरफ उठती है और वहाँ पे एक अस्पष्ट रूप धारण कर लेती है। वैन इट फॉल्स, जब ये नीचे गिरती है, इट बाथेज एवरीथिंग सॉफ्टली, हर किसी को ये धो देती है। इट मेक्स द अर्थ प्योर एंड ब्यूटीफुल, ये अर्थ को प्योर और ब्यूटीफुल बना देती है। इट गोस बैक इन टू इट्स बर्थ प्लेस, ये अपने बर्थ प्लेस में दोबारा चली जाती है। अगेन इट राइजेज, फिर दोबारा आने के बाद क्या होता है, राइजेज अबाउट टू हेवन, फिर आकाश की तरफ उठती है। एंड द साइकिल कंटिन्यूस एंडलेसली, इस तरह से जो रेन साइकिल है ये अनंत तय चलता रहता है, बिना रुके चलता रहता है। तो इस तरह से आप इस जो है फोर्थ क्वेश्चन का आप आंसर लिखेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, व्हाई आर द लास्ट टू लाइंस पुट विद इन द ब्रैकेट्स, ये भी मैंने आपसे डिस्कस कर लिया था लास्ट टू लाइंस। तो इसके आंसर में क्या लिखेंगे, द लास्ट टू लाइंस ऑफ द पोएम आर द पोएट्स कमेंट ऑन द रेन, ये पोएट के कमेंट है रेन के ऊपर। दीज लाइन्स आर नॉट द वॉइस ऑफ द रेन, ये जो लाइन्स है ये रेन की वॉइस नहीं है। सो दे हैव बीन पुट विद इन द ब्रैकेट्स, इनको ब्रैकेट के अंदर रखा गया है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन, लिस्ट द पेयर ऑफ अपोजिट वर्ड्स फाउंड इन द पोएम, पोएम के अंदर बहुत सारे अपोजिट वर्ड्स यूज हुए हैं। तो ये देखिए ये एक सी की पिक दिखाने की कोशिश की है। जैसे जैसे आप हमने पढ़ा था कि रेन राइजेज फ्रॉम बॉटमलेस सी एंड लैंड, ये बॉटमलेस सी से अथाह सागर से उठती है। तो एंड इट टेक्स वेग फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ क्लाउड्स, वहाँ पे जो है इट राइजेज टुवार्ड द हेवन, इट राइजेज आकाश की तरफ उठती है, राइजेज टुवार्ड द स्काई एंड देयर टेक्स ए वेग शेप इन द फॉर्म ऑफ क्लाउड्स, वहाँ पे जो है स्पष्ट रूप धारण कर लेती है क्लाउड्स के रूप में। तो यहाँ पे एक क्लाउड की पिक दिखाने की कोशिश की गई है। फिर जो है रेन का जो साइंटिफिक जो वाटर साइकिल है उसको दिखाने की यहाँ पे कोशिश की गई है। एंड इट मेक्स द अर्थ ब्यूटीफाई, प्योर एंड ब्यूटीफाई, तो देखिए जब रेन वापस आती है तो अर्थ को सुंदर बना देती है। जहाँ पे देखिए एक ब्यूटीफुल पिक है जो अर्थ की ड्यू टू रेन। तो हाँ, तो ये देखिए, हाँ अब अपोजिट वर्ड्स जो हैं यहाँ पे अपोजिट वर्ड्स, हाँ ये हैं। पहला है इसके अंदर लैंड का जो अपोजिट वर्ड होता है ये है सी। फिर सेम, हाँ लैंड और सी, देखिए लैंड भी है पोएम के अंदर, सी भी है, दोनों अपोजिट वर्ड हैं। इसी तरह पोएम के अंदर सेम भी है और चेंज भी है, तो दोनों अपोजिट वर्ड हैं। पोएम के अंदर विद का यूज़ भी है और विदाउट का। फिर डे और नाइट, फिर रैक्ड और अनरैक्ड, रैक्ड का मतलब सुना गया, अनरैक्ड नहीं सुना गया, या प्रवाह की गई या नहीं प्रवाह की गई, इन और आउट, ये सारे जो हैं लिस्ट ऑफ अपोजिट वर्ड हैं। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन के आंसर में ये आप लिख देंगे जो अपोजिट वर्ड पोएम के अंदर यूज़ हुए हैं। तो आगे देखिए जो है क्वेश्चन एक जो है हमारा एक लास्ट का एक क्वेश्चन रह गया है, सेकंड पार्ट जो है, नोटिस द फॉलोइंग सेंटेंस पैटर्न, इन सेंटेंस पैटर्न को फॉलो आप नोटिस करिए। पहला है एंड हु आर्ट दो सेड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग शावर, ऐसे चार सेंटेंस हैं जी। आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ, सेकंड सेड द वॉइस ऑफ द रेन, इटर्नल आई राइज, फॉर सॉन्ग ड्यूली विद लव रिटर्न्स, री राइट द अबव सेंटेंस इन प्रोज। देखिए ये जो ऊपर फोर्थ सेंटेंस है ये पोइट्री के अंदर लिखे गए हैं। कहता आप इनको एक प्रोज के रूप में लिखिए, एक पद्य के रूप में लिखिए। तो प्रोज के रूप में इनको कैसे लिखा जाता है। फर्स्ट सेंटेंस देखिए ये था इसके अंदर
एंड हु आर दो सेड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग शावर, ये था। तो इसको प्रोज के रूप में कैसे लिखना है, तो इसको प्रोज के रूप में आप कैसे लिखेंगे, आई सेड टू द सॉफ्ट फॉलिंग शावर, कोमा लगाएंगे, उसके बाद आप इन्वर्टेड कोमा, एंड हु आर यू साइन ऑफ इंट्रोगेशन और इन्वर्टेड कोमा क्लोज। तो इस तरह से आप इसको प्रोज के रूप में लिखेंगे। फिर सेकंड सेंटेंस था, आई एम द पोइम ऑफ द अर्थ सेड द वॉइस ऑफ द रेन। ये देखिए एक पोइटिक एक पोइम के फॉर्म में लिखा गया है ये। तो इसको आप प्रोज के रूप में कैसे लिखेंगे, द वॉइस ऑफ द रेन सेड, वॉइस ऑफ रेन ने कहा, कोमा फिर इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट, आई एम द पोइम ऑफ द अर्थ फुल स्टॉप इन्वर्टेड कोमा क्लोज। इस तरह से आप जो है जो सेकंड वाली लाइन को भी आप प्रोज में लिख सकते हैं। फिर देखिए थर्ड लाइन थी, इटर्नल आई राइज। तो इसको आप प्रोज के रूप में कैसे लिख सकते हैं, आई राइज इटर्नली, आई राइज इटर्नली। फिर फोर्थ वन था, देखिए फोर्थ वन जो था, फॉर सॉन्ग इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस आफ्टर फुलफिलमेंट वॉन्डरिंग रैग्ड और अनरैग्ड ड्यूली विद लव रिटर्न्स। इसको देखिए ये एक पोइटिक फॉर्म में है, आप इसको प्रोज फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इसको प्रोज फॉर्म में कैसे लिखेंगे, फॉर सॉन्ग इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस ड्यूली रिटर्न्स विद लव रैग्ड और अनरैग्ड आफ्टर फुलफिलमेंट एंड वॉन्डरिंग। इस तरह से आप इसको लिख लेंगे, किसके रूप में, जो है प्रोज की फॉर्म में लिखेंगे फोर्थ वाली जो सेंटेंस को। सो ये अपोजिट वर्ड्स भी आगे। सो अब इस पोइम के अंदर देखिए लिटरेरी डिवाइसेस यूज़ हुए हैं। लिटरेरी डिवाइसेस जो कौन कौन से लिटरेरी डिवाइसेस हैं, पहला है पर्सनिफिकेशन। पर्सनिफिकेशन क्या होता है, द पोइट यूज्ड ए नॉन लिविंग थिंग एज लिविंग थिंग इन द पोइट। मतलब जब किसी नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग की क्वालिटी दे दी जाए तो उसको हम कहते हैं पर्सनिफिकेशन। तो जैसे यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल है, जो कह रही है कि आई एम द पोइम ऑफ द अर्थ सेड द वॉइस ऑफ द रेन। वॉइस ऑफ रेन ने कहा कि मैं अर्थ की जो है पोइम हूँ यहाँ पे। तो देखिए रेन क्या है, रेन को जहाँ पे है, रेन बोल रही है आई एम द पोइम ऑफ द अर्थ। तो ये क्या बात हुई, ये पर्सनिफाई कर दिया कि रेन बोल रही है। रेन कभी बोलती थोड़ी, रेन की तो साउंड होती है ना। या वैसे भी द वॉइस ऑफ द रेन मैंने शुरू में डिस्कस किया था, यहाँ पे पोइम का टाइटल है द वॉइस ऑफ द रेन या आई एम द पोइम ऑफ द अर्थ। मतलब यहाँ पे क्या है, रेन बोल रही है, रेन बोलती थोड़ी, रेन की तो साउंड होती है। तो रेन को लिविंग थिंग की क्वालिटी दे दी है। लिविंग कौन बोलता, तो ह्यूमन बीइंग है, या एनिमल्स जो है साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो जब भी किसी नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग की क्वालिटी दे दी जाए, दैट इज कॉल्ड पर्सनिफिकेशन। फिर एक जहाँ पे मेटाफर भी यूज़ हुआ है। मेटाफर क्या होता है, एन इनडायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन क्वालिटीज़ ऑफ डिफरेंट थिंग्स। जब इनडायरेक्ट कंपैरिजन हो दो अलग अलग चीज़ों के बीच में। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी, शी इज़ एज स्वीट एज शुगर। वो इतना मधुर बोलती है जितना कि शुगर हो। शी इज़ एज स्वीट एज शुगर। एज वर्ड का प्रयोग हो रहा है यहाँ पे। एज क्या है, यहाँ पे जो एज है ये एक सिमली है। सिमली क्या है, जब दो चीज़ों की तुलना की जाए एज या लाइक वर्ड का प्रयोग करके, तो दैट इज़ कॉल्ड सिमली। लेकिन मेटाफर क्या है, मेटाफर भी एक कंपैरिजन है, लेकिन इसमें क्या है, एज और लाइक वर्ड का प्रयोग नहीं होता। इसमें सीधी ही जैसे कैसा, जैसे मैं बोल दूँ शी इज़ स्वीट, शी इज़ स्वीट, तो सीधा ही मैंने उसको बोल दिया शी इज़ स्वीट, है ना। तो उसको क्या है, मतलब मैंने ऐसा नहीं बोला शी इज़ या शी स्पीक्स या शी, जहाँ पे एज और लाइक करने, शी इज़ स्पीड, या मैंने बोल दिया शी इज़ मून। तो जहाँ पे शी इज़ मून, तो शी का कंपैरिजन मैंने मून से कर दिया, लेकिन मैंने एज और लाइक वर्ड का प्रयोग नहीं किया। जब भी हम कोई इंडायरेक्ट कंपैरिजन करें दो चीज़ों के बीच में, तो उसको हम कहते हैं मेटाफर। तो जहाँ पे मेटाफर क्या है, आई एम द पोइम ऑफ द अर्थ। तो जहाँ पे देखिए रेन का कंपैरिजन हो रहा है पोइम से, तो इसलिए यहाँ पे ये मेटाफर है। रेन इज़ बीइंग कंपेयर टू ए पोइम, रेन का जो कंपैरिजन है पोइम के अंदर हो रहा है। फिर इसमें एक हाइपरबोला भी हाइपरबोली भी यूज़ हुआ है। एक्सट्राजरेटेड स्टेटमेंट्स, हाँ एक्सट्राजरेटेड स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, किसी चीज़ के बारे में बड़ा चढ़ा के कहना, जैसे बॉटमलेस सी, अथाह सागर, वेरी डीप। तो ये क्या है, हाइपरबोली। तो इसके अंदर हाइपरबोला भी, जो हाइपरबोली भी यूज़ हुआ है लिटरेरी डिवाइस। फिर इमेजरी, इमेजरी यहाँ पे इमेजरी का भी यूज़ हुआ है। इमेजरी क्या होती है, विजुअल डिस्क्रिप्शन ऑफ समथिंग। जैसे किसी भी चीज़ की मेंटल माइंड के अंदर जो है मेंटल इमेज बनाना बाय यूजिंग 5 सेंसेस। 5 सेंसेस कौन सी हैं, टेस्ट, टच, स्मेल, साउंड और साइट।
इन 5 सेंसेस का प्रयोग करते हुए किसी भी चीज़ की जो है, जब हम मेंटल इमेज बनाने की जो कोशिश करते हैं, उसको मेंटली विजुलाइज को करने की कोशिश करते हैं, उसको हम कहते हैं इमेजरी। यहाँ पे देखिए सॉफ्ट फॉलिंग शावर, यहाँ पे देखिए टच या फीलिंग, एक जो है फीलिंग आ रही है टच की, सॉफ्ट फॉलिंग शावर, तो कोमलता पूर्व घिरती हुई जो रेन है, तो ये क्या है, इमेजरी है। पोइट ने इसके अंदर इमेजरी यूज़ की है। सो थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की जो है वीडियो बनाने की मुझे मोटिवेशन मिलती रहे। सो हैव ए नाइस डे।